हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके हो ऑलरेडी। वेस्ट मैनेजमेंट रूल का अभी तक 3 वीडियोस आ चुकी हैं इसके ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट रूल के ऊपर। अलग अलग मैंने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। एडवाइजरी बॉडी क्या होती है, या बहुत सारे जो डिफिनेशंस थे उनको हमने एक वीडियो में रखा है। और उसके बाद कौन कौन सी अथॉरिटी है, किसका क्या ड्यूटी है, इसको लेकर एक अलग वीडियो है। अब देखेंगे आज हम एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें सबमिट होती हैं और कौन किसको कब अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन भी इसमें देखते हुए चलेंगे। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड आ रहा था कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है कि पहले आप पढ़ो, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। तो पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें एनुअल रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हम एक एक करके देखते चलते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे अलग अलग PDF और प्लस बहुत सारी चीज़ें हम आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा सारा का सारा PDF। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एनुअल रिपोर्ट कब कब और कौन कौन कहाँ सबमिट करता है। तो जितने भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो सभी म्युनिसिपल अथॉरिटी एक एनुअल रिपोर्ट बनाती हैं। और वो एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करती हैं, तो वो सबमिट करती हैं सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। सिंपल याद रखो, जिस भी स्टेट या यूनियन टेरेटरी का सेक्रेटरी इंचार्ज है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का, तो जो भी वहाँ की म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो इसको एनुअल रिपोर्ट भेजती है। और ये कब देती है, तो हर साल 30 जून को, हर साल 30 जून को इसे अपना रिपोर्ट भेजना होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसे याद रखो। क्या, तो म्युनिसिपल अथॉरिटी अपना रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट 30 जून को भेजती है किसको, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। हो गया यहाँ से एक क्वेश्चन। अब चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है, द ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटी शैल सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू म्युनिसिपल अथॉरिटी। जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसमें जो भी ऑपरेटर्स होंगे, जो अलग अलग ऑपरेटर्स होंगे उस एरिया में, जो कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सभी करते हैं, तो वो अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको, तो म्युनिसिपल अथॉरिटी को। और ये म्युनिसिपल अथॉरिटी सबमिट करती है सेक्रेटरी इंचार्ज को, और वो भी 30 जून को एवरी ईयर। एनुअल रिपोर्ट क्यों दिया जाता है, ये तो सिंपल आप समझते ही हो। एनुअल रिपोर्ट दिया जाता है ताकि प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है उसको लिया जा सके। तो ये सिंपल सी बात है, हम पहले से भी जान रहे हैं। अब जितने भी ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है वो अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, यानी कि CPCB को। जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किसको अपना एनुअल रिपोर्ट देगी, तो वो CPCB को, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। और वो कब देती है, तो वो 30 सितंबर को देती है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमारे बन गए। पहला तो ये कि जो भी ऑपरेटर्स है, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स अपना एनुअल रिपोर्ट देंगे म्युनिसिपल अथॉरिटी को। म्युनिसिपल अथॉरिटी अपना एनुअल रिपोर्ट देती है सेक्रेटरी इंचार्ज को, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, और वो उनको सबमिट करती है 30 जून को। उसके बाद ये रिपोर्ट, क्योंकि वो स्टेट का ही होता है, तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट भेजती है CPCB को, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और वो अपना रिपोर्ट भेजती है 30 सितंबर को। ठीक है। अब जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कंसोलिडेटेड एनुअल रिव्यू रिपोर्ट, यहाँ एक वर्ड है, मतलब जितना भी रिपोर्ट आया हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, उन सभी रिपोर्ट को कंसोलिडेट करके एक साथ रिव्यू रिपोर्ट, अपना रिव्यू देने के बाद रिव्यू रिपोर्ट को किसके पास भेजती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजती है। ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेज देती है CPCB, और ये रिपोर्ट देती है 30 दिसंबर को। ठीक है। तो अब एक एक करके रिवाइज कर लो। क्या,
जो ऑपरेटर्स होंगे वो अपना रिपोर्ट भेजेंगे म्युनिसिपल अथॉरिटी को। म्युनिसिपल अथॉरिटी 30 जून को अपना रिपोर्ट भेजती है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टेट को, यानी कि स्टेट सीपीसीबी को, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना रिपोर्ट भेजता है 30 सितंबर को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 30 दिसंबर को अपना रिपोर्ट देती है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। ठीक है, अब उसके बाद जो भी रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है या बाकी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर एक्शन लेने का काम कौन कौन करता है, तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। चलो एक और रिपोर्टिंग होती है जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। मान लो अगर कलेक्शन करते टाइम कुछ एक्सीडेंट हो जाए, या सेग्रीगेशन करते टाइम कुछ एक्सीडेंट हो जाए, स्टोरेज के टाइम, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल या लैंड फिलिंग के समय किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको रिपोर्ट करना होता है किसको, सेक्रेटरी इंचार्ज को। जो भी ऑपरेटर्स हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। सेक्रेटरी इंचार्ज अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो स्टेट का होगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट भेजा जाता है। ठीक है, जो भी इशू हो उसके लिए, तो ये एक्सीडेंट रिपोर्ट कहलाता है, और ये जब भी एक्सीडेंट होगा उसी टाइम इसको दे दिया जाएगा। चलो अब अगला देख लेते हैं शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे पहले दी हुई है स्पेसिफिकेशन फॉर लैंडफिल साइट। क्राइटेरिया कौन कौन से हैं साइट सिलेक्शन का। सबसे पहले तो हम साइट सेलेक्ट करेंगे ना कि लैंड फिलिंग हमें कहाँ कहाँ करनी है, तो उनके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं। In areas falling under the jurisdiction of development authority, it shall be responsibility of such development authority to identify the landfill site and hand over the site to be concerned municipal authority for development, operation and maintenance. Elsewhere, this responsibility shall lie with the concerned municipal authority. सिंपल सी बात है, म्युनिसिपल अथॉरिटी का ये अपना काम होता है। सिंपल डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ का जो भी होगा उसके जुरिडिक्शन में ये चीज़ें आती हैं कि वो लैंडफिल साइट को सेलेक्ट करे और उसे हैंड ओवर कर दे कंसर्न म्युनिसिपल अथॉरिटी को। ठीक है, और जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहला बात है कि रिलेवेंट इन्वायरमेंटल इशू को ध्यान में रखते हुए उसे हमें सेलेक्ट करना है। लैंडफिल साइट विल बी प्लान डिजाइन विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए होना चाहिए। फेज्ड कंस्ट्रक्शन प्लान होना चाहिए, वहाँ पे क्लोजर प्लान होना चाहिए, मतलब कब हम इसे क्लोज करेंगे, क्लोजर प्लान साथ में होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द लैंडफिल साइट्स विल बी सिलेक्टेड टू मेक यूज ऑफ नियर बाई वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है उसके पास होना चाहिए, अदरवाइज वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को प्लान किया जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लैंडफिल साइट। जो उसके आसपास का एरिया है उसी को सेलेक्ट करना है जहाँ पे, सिंपल सी बात समझो, लैंडफिल साइट हमें वैसा साइट सेलेक्ट करना है जहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस जो गाइडेंस दी हुई है उसी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग लैंडफिल साइट को सेलेक्ट करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, लैंडफिल साइट शैल बी लार्ज इनफ टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 20 to 25 ईयर्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमें एक ऐसा साइट सेलेक्ट करना है जो कि उस एरिया के लिए एटलीस्ट 20 से 25 साल तक वहाँ पे लैंड फिलिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो लैंडफिल साइट हो वो हैबिटेशन यानी कि लोग जहाँ रहते होंगे वहाँ से दूर हो, फॉरेस्ट एरिया से दूर हो, वाटर बॉडीज से दूर हो, या कोई मॉन्यूमेंट हो। अब तो ऐसा है नहीं ना कि ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल के बगल में ले जाके कचरे को डाल दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे काफ़ी दूर होना चाहिए, नेशनल पार्क के पास नहीं होना चाहिए, वेटलैंड के पास नहीं होना चाहिए, या वैसा प्लेस जो कि कल्चरल इम्पोर्टेंस या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है या रिलीजियस इम्पोर्टेंस रखता है, वो वैसे जगह के पास हमें लैंडफिल साइट नहीं बनाना है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमें लैंडफिल साइट चूज करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि हैबिटेशन क्लस्टर्स यानी कि बहुत ज़्यादा घनी आबादी अगर है तो वहाँ पे नहीं करनी है लैंड फिलिंग।
वाटर बॉडी के पास नहीं करनी है, वहाँ अगर कोई मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पे नहीं करना है। नेशनल पार्क, वेटलैंड या फिर कल्चरल, हिस्टोरिकल या रिलीजियस इंपॉर्टेंस की कोई जगह है। अब ऐसा तो है नहीं कि मंदिर हो, मस्जिद हो, इस तरह के एरिया के पास ले जाके आप कचरे को जमा कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर, मस्जिद या चर्च कोई भी हो, उसके पास अगर, क्योंकि वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट की चीज़ है, तो वहाँ पे लैंडफिल साइट नहीं बनाना है। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना है। स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। अगला है बफर जोन ऑफ नो डेवलपमेंट शैल बी मेंटेन्ड अराउंड लैंडफिल साइट। बफर जोन तो रखना ही है वहाँ पे, मतलब कोई भी डेवलपमेंट का काम वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बफर जोन का मतलब ही होता है नॉट डेवलप्ड एरिया, सिंपल सी बात समझ लो, वैसा एरिया जो डेवलप नहीं हुआ हो। इसमें बहुत सारी अथॉरिटी का नाम दिया हुआ है, बस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ बेसिस। सिंपल सी बात है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो है वो नोटिफाइड करेगी कि कौन सा एरिया जो है वो लैंडफिल साइट के लिए सबसे ज़्यादा सही है। लैंडफिल साइट भी अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब देखो, एयरपोर्ट से भी ये दूर होना चाहिए। पता चले कि प्लेन उड़ाने गए और कुछ प्लास्टिक उड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो वो इसको बहुत हार्म पहुँचा सकता है, सिंपल सा प्लास्टिक या पेपर भी। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि लैंडफिल साइट जो है वो एयरपोर्ट के नज़दीक हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट या एयरबेस कोई भी हो, उसके पास लैंडफिल साइट को नहीं रखना है। नेसेसरी अप्रूवल ऑफ एयरपोर्ट और एयरबेस अथोराइज प्रेयर टू सेटिंग अप लैंडफिल साइट विल ऑब्टेन इन केस ऑफ where the site is to be located within 20 किलोमीटर ऑफ एन एयरपोर्ट और एयरबेस। सिंपल हमें क्या यहाँ पे याद रखना है कि एयरपोर्ट या एयरबेस अगर कहीं पे है तो उससे 20 किलोमीटर का एरिया चारों तरफ यहाँ पे लैंडफिल साइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, तो ये हमें एक याद रखना है। अगला है बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डिस्पोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द, देखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 में आया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट एंड मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल कब आया था, तो ये आया था 1998 में। इसके अमेंडमेंट के बारे में हम देखते हैं, फिर 2018 में इसका फिर से और बहुत सारा रूल आया था, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। बायोमेडिक 2011, 2008, 2011 और 2018, ठीक है, इसमें इसके बहुत सारे अमेंडमेंट आए हुए हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखोगे या बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाकर देखोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल था उसके ऊपर देखा है। दूसरा है हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल, ये 2008 में आया था। तो यहाँ ये दोनों पॉइंट हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, और दूसरा क्या हो गया, हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2008। चलो अब आगे देख लेते हैं। ये इसका अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होते रहता है। ई वेस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ई वेस्ट का जो पीडीएफ मैंने दिया था आप ज़रूर पढ़ना, और ये इसकी वीडियो भी आ चुकी है तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011, और इसको भी हम पढ़ चुके हैं, वीडियोज़ है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल की, आप जाकर देख सकते हो। क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटी एट द साइट, जो साइट हमने चूज किया है उसके पास कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो इसके पास fenced and hedged and provided with proper gate to monitor incoming vehicle और other modes of transportation। हमारे यहाँ ये देखने को नहीं मिलता है। जो लैंडफिल साइट हम चूज करते हैं वो पूरा का पूरा ओपन एरिया होता है, वहाँ कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई भी गेट नहीं होता है, वहाँ नहीं कोई इंचार्ज बैठा हुआ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जनरली, पर ये रूल में है, ठीक है, कि ये पूरा घिरा हुआ होना चाहिए और इस घिरे हुए जगह पे गेट होना चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे कोई होना चाहिए जो मॉनिटर करे कि कितनी गाड़ियाँ आई और कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गई। ठीक है, वेल प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए, प्रिवेंट एंट्री ऑफ ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड पर्सन एंड स्ट्रे एनिमल्स।
अब ऐसा नहीं हो कि जो सड़क पे हमने जानवर को खुला छोड़ रखा है वो एनिमल इसके अंदर घुस जाए और उसके ऊपर खाना पीना शुरू कर दे। जनरली पटना में देखोगे तो जितने भी गाय भैंसे हैं वो सभी के सभी कचरे खाकर ही जिंदा है, ठीक है। उन्हें पता नहीं, लोग खुद उनके लिए खाना खिलाना ज़रूरी नहीं समझते हैं, छोड़ देते हैं और वो कचरे के ऊपर जाके खाना खाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, मतलब इतना ओपन नहीं छोड़ना है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन इसके अंदर चला जाए या कोई जानवर इसके अंदर चला जाए। इसके अंदर रोड्स होने चाहिए, इंटरनल रोड्स, ताकि जो व्हीकल्स इसमें जा रहा है या जो मशीनरी हमने रखा है उसके आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वेस्ट इंस्पेक्शन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, वेस्ट इंस्पेक्शन फैसिलिटी, ताकि हम पे पता कर सके कि जो वेस्ट हम इसमें यहाँ पे रख रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं, उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे लोग होने चाहिए। ऑफिस फैसिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए होनी चाहिए। शेल्टर फॉर कीपिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट वहाँ पे होना चाहिए। और ये जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, सबको रखने के लिए वहाँ पे शेल्टर होना चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा एरिया हो कि 20-25 साल तक वहाँ पे मेंटेनेंस हो सके, प्लस वहाँ पे कोई ऑफिस फैसिलिटी हो जहाँ पे कुछ लोग हो, इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करते हो, देखते हो, और प्लस पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट वगैरह रखने के लिए वहाँ पे घर होना चाहिए। प्रोविजंस लाइक वे ब्रिज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट बॉट एट लैंडफिल साइट, वहाँ पे एक वेइंग मशीन होना चाहिए, मतलब वेइंग मशीन नहीं, सिंपली आप लोग समझते होंगे धर्म कांटा, ये तो सबने सुना होगा, ट्रक वगैरह को मेजर किया जाता है धर्म कांटा के ऊपर, ठीक है। तो ये जो धर्म कांटा है वो वहाँ होना चाहिए ताकि मेजर कर सके कि कितना वेस्ट आया है, ठीक है। फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वहाँ पे होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आग लगते लगते इतना लग जाए कि आसपास के एरिया में भी आग लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। अगला है यूटिलिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, प्रेफरेबली बाथिंग फैसिलिटी फॉर वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके नहाने के लिए जगह होना चाहिए, उनके लिए पीने के लिए पानी होना चाहिए, लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, लाइट वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए ताकि नाइट आवर में किसी भी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सेफ्टी प्रोविज़न होना चाहिए, हेल्थ इंस्पेक्शन होना चाहिए वर्कर्स के लिए जो भी वहाँ पे काम करते हैं, और इसका पीरियोडिक मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है लैंड फिलिंग साइट को चूज करने के बाद। क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंड फिलिंग ऑपरेशन एंड क्लोजर ऑन कंप्लीशन ऑफ लैंड फिल। अब देखो, वेस्ट सब्जेक्टेड टू लैंड फिलिंग शैल बी कंपैक्टेड इन थीन लेयर, बहुत ही पतले लेयर में इसको रखना है। कंपैक्टर्स टू अचीव हाई डेंसिटी ऑफ द वेस्ट, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको पढ़ा होगा तो मतलब पता होगा कंपैक्शन का, कंपैक्शन क्या होता है और कंबसन क्या होता है, ये सब मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं। हाई रेनफॉल एरिया हैवी कंपैक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड, अल्टरनेटिव मेजर शैल बी अडॉप्टेड। देखो, जो हाई रेनफॉल एरिया है वहाँ पे हैवी कंपैक्टर नहीं यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ नहीं हो सकता है हैवी कंपैक्टर्स वहाँ पे, ठीक है। तो अदर मेजर वहाँ पे अडॉप्ट किया जा सकता है। वेस्ट शैल बी कवर्ड इमीडिएटली एट द एंड ऑफ ईच वर्किंग डे विथ मिनिमम 10 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अब देखो, हमने वेस्ट रख दिया, अब ऐसा नहीं है कि इसको ओपन छोड़ दिया है, इसके ऊपर कम से कम 10 सेंटीमीटर सॉयल छिड़कना है ताकि ये पूरा ढका हुआ रहे, ठीक है। या फिर जो इनर्ट डेब्रीज हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इन सभी को, या कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, एनर्जी रिकवरी जो भी है, उन सभी को सेटअप करना वहाँ पे ज़रूरी है। Prior to the commencement of monsoon season, an intermediate cover of 40 to 65 सेंटीमीटर थिकनेस सॉयल। मानसून सीजन में कितना करना है? नॉर्मल सीजन में 10 सेंटीमीटर सॉयल रखना है, लेकिन मानसून सीजन में 40 से 65 सेंटीमीटर थिकनेस सॉयल का होना चाहिए, यानी कि मिट्टी का उतना लेयर उसके ऊपर रहना चाहिए ताकि प्रॉपर कंपैक्शन हो सके, ग्रेडिंग हो सके और बाकी सारी चीज़ें भी हो सके। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए, ये नहीं हो कि पानी वहाँ पे जम जाए, ठीक है। डाइवर्ट रन ऑफ अवे फ्रॉम द एक्टिव सेल ऑफ द लैंडफिल, जहाँ पे हमने लैंड फिलिंग की है वहाँ पे पानी जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जमा होगा तो वो पानी नीचे आएगा और फिर इस सब्सटेंस में जितनी भी चीज़ें हैं,
वो सब रिसते हुए ग्राउंड वाटर में जाएंगी और उनको पॉल्यूट करेंगी, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लैंडफिल ए फाइनल कवर सेल बी डिजाइन टू मिनिमाइज इनफिल्ट्रेशन एंड इरोजन। इनफिल्ट्रेशन समझ रहे हो, मतलब अंदर की तरफ फिल्ट्रेशन हो और इरोजन भी नहीं होना चाहिए। The final cover cell have a barrier soil layer comprising of 6 cm of clay amended soil, 60 सेंटीमीटर का क्ले और एमेंडेड सॉइल। क्ले समझ रहे हो, मतलब सीमेंट वगैरह को, बेसिकली सीमेंटेड मिट्टी को कहते हैं क्ले, ठीक है, या ऐसा सिंपल समझ लो बालू, ठीक है, या एमेंडेड सॉइल को उसके ऊपर रखना है। ऑन द टॉप ऑफ बैरियर सॉइल लेयर देयर शैल बी ड्रेनेज लेयर ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसके ऊपर ड्रेनेज लेयर होना चाहिए कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊपर। द टॉप ऑफ ड्रेनेज लेयर देयर शैल बी वेजिटेटिव लेयर ऑफ 45 सेंटीमीटर टू सपोर्ट नेचुरल प्लांट ग्रोथ एंड टू मिनिमाइज इरोजन। इसके ऊपर 45 सेंटीमीटर ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे नेचुरल प्लांट ग्रो कर सके। तो ये सब तो क्राइटेरिया हो गए। अगला क्राइटेरिया है फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए तो हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, पॉल्यूशन से बचने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉल्यूशन प्रॉब्लम फ्रॉम लैंडफिल ऑपरेशन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी मेड, नेमली डाइवर्जन ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स टू मिनिमाइज लीचेट जनरेशन। ये वही सिंपल सी बात है कि जब वाटर वहाँ पे जमा होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा और नीचे रिसता है, तो इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं और लीचेट जनरेशन होता है इसकी वजह से। तो ये सरफेस वाटर को और ग्राउंड वाटर दोनों को पॉल्यूट करने का काम करता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि वहाँ पे बाढ़ वगैरह नहीं लगना चाहिए, मार्सी कंडीशन नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन परनिएबल लाइनिंग सिस्टम एट द बेस एंड वॉल ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एरिया फॉर लैंडफिल रिसीविंग रेसिड्यू ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग। सिंपल सी बात समझ लो कि कम से कम 90 सेंटीमीटर सॉयल वहाँ पे होना चाहिए जिसमें क्ले हो या एमेंडेड सॉयल हो, ताकि कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट ना हो किसी भी तरह का। The highest level of water table shall be at least 2 meter below the base of clay or amended soil barrier layer. ऐसा एरिया चूज करना है कि इसके नीचे कम से कम 2 मीटर के बाद ही वाटर सोर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कर लेना है कि तुरंत वाटर सोर्स हो, तो ये सारा का सारा इसमें जो भी केमिकल वगैरह होंगे सब रिश्ते अंदर चले जाएंगे। प्रोविजंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ लीचेट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट शैल बी मेड। ये इसके लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ रन अप फ्रॉम लैंडफिल एरिया एंटरिंग एनी स्ट्रीम, रिवर, लेक और पॉन्ड। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से बह के इसके साथ पानी चला जाए, जो सरफेस वाटर है जिसमें हो गया रिवर, लेक या पॉन्ड, उसके अंदर चला जाए और उसको भी पॉल्यूट कर दे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला है क्राइटेरिया फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इसके लिए भी वही सारी चीज़ें हैं कि हमें ग्राउंड वाटर या लैंडफिल साइट को ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हो। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है पर चीज़ वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ग्राउंड वाटर बोर्ड या स्टेट बोर्ड कमेटी बनाया गया है इसके लिए, ताकि वो मॉनिटर कर सके टाइम टू टाइम। और ये मॉनिटरिंग होती है बेसिकली एवरी ईयर, हर एक डिफरेंट सीजन में, साल के डिफरेंट सीजन में ये चीज़ें होती हैं। समर, मानसून और पोस्ट मानसून पीरियड में ये मॉनिटरिंग की जाती है। और ये किसके द्वारा की जाती है, तो ग्राउंड वाटर बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड और कमेटी जो इसके लिए बनाई गई है वो। द यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन द अराउंड लैंडफिल साइट फॉर एनी पर्पस इज इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग और इरीगेशन इज टू बी कंसिडर्ड आफ्टर इंश्योरिंग इट्स क्वालिटी। अब देख लो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को कैसे मेजर करना है, डिजायरेबल लिमिट कितना होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको VBI समझ लो। आर्सेनिक की क्वांटिटी 0.01 होना चाहिए, कैडमियम का भी 0.01 होना चाहिए, क्रोमियम का 0.05, कॉपर 0.05, साइनाइड 0.05, लेड का भी होना चाहिए 0.05। कॉपर Cu होता है, ये आप जानते हो, क्रोमियम Cr होता है, कैडमियम Cd और आर्सेनिक As, ठीक है। मरकरी आप लोग जानते ही हो, Hg, मरकरी
अगर ज़्यादा हो जाए वाटर में तो इससे एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मीना माता डिजीज़, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट अगर मरकरी का हो जाता है तो इसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। तो इसका अमाउंट होना चाहिए 0.001, बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। निकल का तो बिल्कुल लेस होना चाहिए, निकल होना ही नहीं चाहिए। नाइट्रेट 45 परमिएबल है। पीएच, जो भी वाटर हम पीते हैं उसका पीएच 6.5 to 8.5 के बीच होना चाहिए। आयरन 0.3 होना चाहिए। और टोटल हार्डनेस वाटर का हार्डनेस, ये सब चीज़ें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये इसलिए होता है सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है, या फिर सोडियम सल्फेट या Na2SO4 या फिर CaSO4, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट, इसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है, जिसको बॉयल करने के बाद वो चला जाता है। तो हार्डनेस भी 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोराइड 250 से नहीं ज़्यादा होना चाहिए। और डिजॉल्व सॉलिड 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिनोलिक कंपाउंड कहने का मतलब है एल्कोहलिक कंपाउंड, ठीक है। इसका अमाउंट भी 0.001 होना चाहिए। जिंक का 0.5 और सल्फेट 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है नॉर्मल वाटर के लिए। डिजायरेबल लिमिट कितना होना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनके लिए डिजायरेबल लिमिट, ठीक है। अगर इतना है, इतना सारा रहेगा तो वो वाटर क्वालिटी उसकी अच्छी है। अगर इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा तो वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ये जनरली माना गया है। तो ये सब हमें याद रखना है। अगला है क्राइटेरिया फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। देखो, लैंडफिल गैस कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग गैस कलेक्शन सिस्टम शैल बी मेड एट लैंडफिल साइट। लैंडफिल साइट के पास ज़रूरी है ये बनाना कि गैस कलेक्शन सिस्टम हो, वहाँ पे जो भी गैस प्रोड्यूस हो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। मिनिमाइज ऑर्डर जनरेशन, महक जो जनरेट होता है, ऑर्डर मीन्स होता है गंध, दुर्गंध जो फैलता है, उसको कम किया जा सके। ऑफ साइट माइग्रेशन ऑफ गैसेस, ऐसा नहीं हो कि गैस वहाँ से चला जाए कहीं और भी दूसरे जगह पे पहुँच जाए, इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। वेजिटेशन प्लांटेड ऑन दी रिहेबिटेटेड लैंड सोर्स, लैंडफिल सोर्स के पास वेजिटेशन ऐसा लगा के रखना है जिससे ये सारी चीज़ें उसी एरिया में कवर्ड रहें। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन गैस जनरेटेड एट लैंडफिल साइट शैल नॉट एक्सीड 25%। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन लैंडफिल साइट के पास कितना होना चाहिए, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लोअर लिमिट का 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। The landfill gas from the collection facility shall be utilized for either direct thermal application or power generation as per viability। सिंपल सी बात है कि जो भी गैस जनरेट होगा उससे डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर ले, ठीक है, पावर जनरेशन में उसका इस्तेमाल कर ले, और ऐसा ना हो कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में चला जाए। एटमॉस्फेयर को प्रोड्यूस पॉल्यूट नहीं करना है, ये इलीगल है और इसके लिए एक्शन लिया जा सकता है। अब एम्बिएंट एयर क्वालिटी ऑफ लैंडफिल साइट एट द विसिनिटी शैल बी मॉनिटर टू मीट द फॉलोइंग, ये स्टैंडर्ड तैयार किया गया है। कौन कौन से पैरामीटर हैं और उनके लिए एक्सेप्टेबल लेवल कौन कौन सा है, ठीक है। तो देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका एनुअल कितना होना चाहिए, 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एक्सेप्टेबल है। अगर इतना होगा तो ठीक है। 24 आवर्स में अगर 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है तो भी ये एक्सेप्टेबल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसका भी 40, सिंपल में याद रखो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कुछ भी कह लो आप। पार्टिकुलेट मैटर, इसका साइज याद रखना है, साइज जो है वो लेस देन 10 माइक्रोन होना चाहिए पार्टिकुलेट मैटर का साइज, और इसका 60 और 100 डेली। पार्टिकुलेट मैटर साइज 2.5 माइक्रोन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 10 माइक्रोन से लेकर 2.5 माइक्रोन ये परमिसिबल होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसका लेवल कितना होना चाहिए, तो 0.4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। एंड अमोनिया 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये परमिसिबल है।
इसके बाद बेंजो और पायरीन है पार्टिकुलेट फेज, इसके लिए 1 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सारे पैरामीटर जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखिएगा, पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा, वहाँ पे आपको इसको देखते रहना है, याद करते हुए रहना है। अब चलो आगे देख लेते हैं। एनुअल अर्थमेटिक मीन ऑफ मिनिमम 104 मेजरमेंट्स इन ईयर एट ए पर्टिकुलर साइट टेकन ट्वाइस ए वीक 24 आवरली एट यूनिफॉर्म इंटरवल। ये सिंपल सा है कि कब कब हमें मेज़र करना है इन सब चीज़ों को। तो कब कब मेज़र करना है, तो इन्हें 104 मेजरमेंट लेने हैं एक साल में। इन सभी चीज़ों का मेजरमेंट एनुअल अर्थमेटिक मीन ऑफ मिनिमम, ठीक है, 104 मेजरमेंट्स एक साल में तैयार किया जाता है और उसका एनुअल अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिकली कैलकुलेशन का यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है। 6 टाइम इन ए ईयर। अब देखो एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए कितनी बार मेजरमेंट करना है, तो 6 टाइम इन ए ईयर, एक साल में कम से कम 6 बार। सिटीज हैविंग पॉल्यूशन ऑफ मोर देन 50 लाख, 50 लाख के ज़्यादा का अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 6 बार करना है, ठीक है। अगर 10 लाख से 50 लाख के बीच पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 4 बार करना है एक साल में। और अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच पॉपुलेशन है किसी सिटी का तो वहाँ पे 2 बार करना है एक साल में एयर क्वालिटी मेजरमेंट, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर प्लांटेशन एट लैंडफिल साइट। ए वेजिटेशन कैबिन शैल बी प्रोवाइडेड ओवर द कंप्लीटेड साइट इन अकॉर्डिंग विद द लैंड। ये सिंपल सी बात है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो वहाँ पे प्लांटेशन सिंपली होना चाहिए, प्लांट के पास इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि लो न्यूट्रिएंट सॉइल में भी वो ग्रो कर सके मिनिमम न्यूट्रिशन एडिशन के बाद, और सफिशिएंट डेंसिटी में होना चाहिए ताकि वो सॉइल इरोजन को रोक सके। और रूट्स जो है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा प्लांट लगाना है जिसका रूट्स 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाए, प्लस उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत ना हो, मिनिमम न्यूट्रिशन में भी वो ग्रो कर सकते हैं, और काफ़ी फैले हुए रहें ताकि सॉइल इरोजन को रोक सके। और ऐसा हो कि ड्रॉट और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर हो, क्योंकि लैंडफिल साइट का टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है, काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि वहाँ CO2, अभी आपने देखा SO2, NO2, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये सभी वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा के रखते हैं। पोस्ट केयर क्या क्या चीज़ें हैं इसका भी ध्यान हमें रखना है। मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनल कवर, मेकिंग रिपेयर्स, प्रिवेंटिंग रन ऑफ, ये सब चीज़ें हैं। मॉनिटरिंग लिचेट, सिंपल सी है कि लिचेट मॉनिटरिंग करते रहना है हमें से। ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करना है कि वो पॉल्यूट तो नहीं हो रहा है, और गैस कलेक्शन सिस्टम को भी मॉनिटर करते रहना है आफ्टर लैंड फिलिंग। अब देखो हिली एरियाज के लिए अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। Cities and towns located on hills shall have location specific method evolved for final disposal of solid waste by the municipal authority. Utilization of biodegradable organic waste, inert and non-biodegradable shall be used by building or filling up the appropriate area on hills because of constraints in finding adequate land. Hilly area waste not suitable for road laying or filling up shall be disposed on a specially designed landfills. वहाँ के लिए अलग चीज़ें हमें तैयार करनी होती है, क्योंकि माउंटेन हिल्स हैं, वहाँ पे कोई प्लेन एरिया नहीं है जहाँ पे हम लैंडफिल साइट तैयार कर सके, तो उसके लिए अलग प्रोविजंस है। आगे है स्टैंडर्ड्स फॉर कंपोस्टिंग। यहाँ पे भी मेन इम्पॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन ऑफ कंपोस्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो परमिसिबल वैल्यू ये सारी दी हुई हैं, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मरकरी, निकल, जिंक, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो और pH। तो कंपोस्ट का pH 5 से 8 के बीच होना चाहिए, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो 20 to 40 होना चाहिए, जिंक 1000 होना चाहिए, निकल 50, मरकरी तो हमेशा ही अमाउंट कम होना चाहिए, ध्यान रखना है, लेड 100, कॉपर
300, क्रोमियम 50, कैडमियम 5 और आर्सेनिक 10। ये परमिसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंपोस्ट तैयार करने के लिए चीज़ें। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटेड लीचेट। ट्रीटेड लीचेट जो भी है, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड का इनलैंड सरफेस वाटर में कितना होना चाहिए, तो ये 100 होना चाहिए। पब्लिक सीवर जो है 600 होता है, लैंड डिस्पोज में 200 होता है। इतना ज़्यादा याद नहीं होगा तो इतना ध्यान नहीं दो, ठीक है। सिंपल कुछ कुछ चीज़ों का ही हमें याद रखना है। जैसे लीचेट में हो गया केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हमें पढ़ना है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 250 होना चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम BOD कहते हैं और COD कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये 30 to 350 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम याद रखो। टोटल केजल्डार नाइट्रोजन 100 होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अमोनियम नाइट्रेट 50 होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। मरकरी की वैल्यू याद रखना 0.01। बाकी सारी चीज़ों के बारे में इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये ज़रूर पूछ देता है। लीचेट में इतना सारा चीज़ होना चाहिए। तो ये था हमारा। इसके आगे एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो भी एनुअल रिपोर्ट बनता है वो किस तरह का बनेगा, उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें ऑफिस वर्क के लिए। आई डोंट थिंक कि हमारे एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम रहने देते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सभी लोग वीडियो देखते हो, कंप्लीट वीडियो देखो और इसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें दे सकते हैं, मैं उसे इंक्लूड करूँगी अगली वीडियो में, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।